क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की इस सीरीज़ में। और पिछली क्लासों की दफ़ा ही इस बार मैं फिर आपके लिए इसी सीरीज़ की क्लास 4 लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे। दोस्तों, तो पिछली क्लास में क्लास 3 के अंदर आप सभी को याद होगा तो मैंने काउंट इफ फंक्शन के बारे में और इफ़ और नेस्टेड इफ फंक्शन के बारे में बताया था। और हमने मार्कशीट के कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा था। दोस्तों, जो मार्कशीट मैंने आप लोगों को समझाई थी वो काफ़ी सिंपल सी एक मार्कशीट है, जो नॉर्मली एक्सेल की कुछ फंक्शंस समझाने के लिए मैंने आपको यूज़ किए थे, जैसे सम या मैक्स या मिन या इन सब का। इसी तरीके से आज की क्लास में हम सैलरी शीट बनाना देखेंगे और उसके अंदर भी हम पुराने फॉर्मूलों का ही यूज़ करते हुए और कुछ नई चीज़ों को जानेंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में जो हमें देखना है वो है कि किस तरीके से एक बड़ी इक्वेशन या कोई ऐसा फॉर्मूला जो काफ़ी बड़ा हो और उस बड़ी सी इक्वेशन को यानी एक बहुत बड़े फॉर्मूले को हम कैसे एक ही सेल में डालकर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल और हम किन्हीं तरह की दो फाइलों को कंपेयर करना भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कि किस तरीके से हम एक फॉर्मूले के अंदर ही अलग अलग तरह के जो फॉर्मूले होते हैं या एक इक्वेशन के अंदर की जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उन सब को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और आप उसके लिए सिर्फ एक ही सेल में फॉर्मूला डालेंगे। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है कि सबसे पहले तो एक नंबर है आपके पास, इसको 2 से गुणा करना है। जो गुणा करके आएगा उसमें जोड़ना है इसी का 12% और उसे 6 से गुणा करना है और फिर 4 से भाग कर देना है। तो ये काम किस तरीके से होगा और इसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो जान लीजिए कि जब भी कभी आप एक बड़े फॉर्मूले में काफ़ी सारे सिंबल यूज़ करते हैं, जो हमारे अरिथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उनके अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी एक फॉर्मूले के अंदर जो सबसे पहला ऑपरेशन होगा, मान लीजिए एक आपने फॉर्मूला लिखा और उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 + 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो अब इसमें ये रिजल्ट क्या देगा? तो यहाँ रिजल्ट देने पर ये 2 रिटर्न कर रहा है। अब ये 2 कैसे रिटर्न कर रहा है और क्यों रिटर्न कर रहा है? जैसे अगर हम इसको अपनी ज़बान में देखें तो हमें लगेगा कि भाई यहाँ 1 + 2 = 3 हो गया, फिर -1 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। ये ऑपरेशन हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है। और हालांकि हमारे जो हिसाब है उसके हिसाब से भी 2 आना चाहिए और यहाँ भी 2 ही आ रहा है। पर अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यहाँ 2 नहीं बल्कि 1 है, तो क्या आना चाहिए था? तो देखिए अब हमारे हिसाब से आना चाहिए 2 और 1 3, 3 में से 1 गया 2, 2 गुना में 2 4 और 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 ही आना चाहिए था। पर असल में क्या आ रहा है? तो असल में 1 आ रहा है। मतलब ये कि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उस तरह से ऑपरेशन हो नहीं रहा है। ऑपरेशन में आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसी भी एक फॉर्मूले में अगर आपने बहुत सारे सिंबल यूज़ करे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो ऑपरेशन सॉल्व होगा यानी सबसे पहले जो काम होगा वो होगा डिवाइड का फंक्शन, यानी सबसे पहले डिवाइड का ऑपरेशन चालू किया जाएगा। और फिर डिवाइड के ऑपरेशन को चलाने के बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेशन चलाया जाएगा, यानी सबसे पहले जो आपका ऑपरेशन चलाया जाएगा वो तो सबसे पहले डिवाइड का ऑपरेशन ही चलाया जाएगा।
फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का ऑप्शन चलाया जाएगा। और उसके बाद माइनस का ऑपरेशन चलाया जाएगा और उसके बाद फिर प्लस का ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये सारे काम इस सीक्वेंस में होते हैं, यानी कि असल में जो रिजल्ट आपके आगे आ रहा है उसमें सबसे पहले माइनस को सॉल्व किया गया, फिर मल्टीप्लाई को पहले डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर माइनस को और फिर 100 को। ये देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले 2 को 1 से डिवाइड किया गया तो कितना आया, तो 2 ही आया। फिर उसे गुणा कर दिया गया 1 से तो हुआ 3 और फिर इनको आपस में घटा दिया गया और फिर उसके हिसाब से रिजल्ट आया। तो रिजल्ट क्या आया है, इन दोनों को जब 1 को 2 से डिवाइड किया गया तो ये 2 आया, फिर 2 को 1 से गुणा किया तो 2 ही रहा, फिर 2 में से 2 चले गए तो 0 हो गया और 1 में 0 को जोड़ा गया तो 1 ही आया। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब आपको ये सॉल्व करना है। आप इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल मैंने टाइप कर दिया इक्वल टू, फिर मैंने किया ये 1000, फिर मैंने किया मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मैंने जोड़ दिया 1000 का ही 12%, ये मैंने इसका 12% जोड़ दिया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, फिर उसको डिवाइड कर दिया 4 से। असल में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये जो रिजल्ट दे रहा है ये ठीक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो काम सबसे पहले होगा उसमें हमें करना क्या है, तो उसमें हमें करना है कि पहले तो इन दोनों का आना चाहिए 2000, 1000 का 12% यानी 120, उसको गुणा करना है 6 से यानी कि मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर जो आएगा उसको हमें डिवाइड करना है 4 से। तो ये चीज हमें करनी है कि 2000 इक्वल्स टू ये वाला जमा में ये वाला, और फिर इन दोनों को मुझे 6 से गुणा करना है, यानी जो आया उसको 6 से गुणा करेंगे, ये गुणे में 6, और फिर जो आएगा उसको मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से हम करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो कुछ और आता है और ये चीज कुछ और आ रही है। तो यही है कि हमें फॉर्मूले को लगाते समय कुछ चीजों का ध्यान हमें देना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये कैसे लगेगा, देखिए इसके अंदर हम सेपरेट ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले तो है कि 1000 को गुणा करना है 2 से, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद प्लस करना है, और प्लस करना क्या है, तो प्लस करना है इसी का 1000 का ही 12%। तो यहाँ मैं 1000 का 12% निकाल कर और उसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और फिर जो ये पूरी इक्वेशन अब तक बनी, इस पूरी इक्वेशन को मैं एक और ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब जो ये बनकर आएगा, अब देखिए इतना इसको समझिए कि ये क्या करेगा। असल में वो सबसे पहले वाले ब्रैकेट में काम करेगा जो इस सीरीज में है, यानी सबसे अंदर जो ब्रैकेट है, हालांकि इसमें मल्टीप्लाई का ऑप्शन है और ये मॉडुलस का ऑपरेशन है, ये हैगा, लेकिन मल्टीप्लाई का ऑपरेशन तो यहाँ भी है। तो पहले ऑपरेशन कौन सा होगा,
इस चीज को अगर हम डायरेक्ट डालते तो डिसाइड करने में थोड़ी मुश्किल आती, पर अगर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया तो ब्रैकेट में डालने की वजह से सबसे पहले यही वाला काम होगा, यानी 1000 का 12% निकलेगा और फिर उसको 2000 से जोड़ दिया जाएगा और फिर इन दोनों का जो टोटल आएगा उसे मुझे गुणा करना है उतने से जितना 6 को 4 से डिवाइड करने पर आता है। असल में तो ये काम होता, पर मुझे करना क्या है, जो भी इन दोनों का टोटल आएगा उसको मुझे 6 से गुणा करना है और इसको भी अब हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये मैंने दिया, ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पर और इसको मैंने एंड में खत्म कर दिया और जो भी इन सब का टोटल आएगा उसे मुझे 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये चीज जो है देखिए वही आ रही है जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताई थी, उसी हिसाब से 3180 यही चीज हमारा रिजल्ट था जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया और जब मैंने इसको पूरे एक ही फॉर्मूले में डाला तो भी यही आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये बात समझते हुए कि सबसे पहले तो डिवाइड या मॉडुलस का ही काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद माइनस का और फिर उसके बाद प्लस के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। साथ ही साथ एक बात और जो हमें ध्यान देनी होती है वो ये कि सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा और फिर उसके बाद आगे के ब्रैकेट तोड़े जाते हैं। यहाँ भले ही मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशन पहले थे, लेकिन जो ब्रैकेट सबसे ज्यादा अंदर होगा पहले उसे सॉल्व किया जाएगा और यहाँ पर यही हुआ है। 12 का मॉडुलस निकाला गया और फिर उसे 1000 से गुणा किया गया, तो यानी कि 120 आया। 120 का ब्रैकेट टूटने पर मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2 प्लस 120, तो पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और फिर उसमें 120 ऐड हो जाएगा, तो कुल मिलाकर जो बनेगा वो बनेगा 2120। 2120 को 6 से गुणा किया गया तो फिर जो बनेगा वो बनेगा लगभग 12720 शायद। जो इसका टोटल बनेगा उसको 6 से गुणा करना है, यानी 2120 को 6 से गुणा करना है। तो 2000 को 6 से गुणा किया तो आ गया 12000 और फिर 120 को जब 6 से गुणा किया गया तो आएगा 12720 आएगा और फिर उसे इसने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये इतना आता है। चार से डिवाइड करने पर ये इतना आ रहा है, तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला सॉल्व किया गया है। यहाँ आपको ये सारे बातें ध्यान में रखनी होती है। दोस्तों अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं, ये है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। डेसिमल क्या होते हैं, तो किसी भी नंबर में पॉइंट के बाद की चीज को हम डेसिमल कहते हैं और पॉइंट के बाद की चीज अगर आपके किसी डेटा में है और वो प्रिंट करने के टाइम काफी बड़ी जगह घेरती है, तो ऐसे में हमें बस लास्ट के 2 या 3 डिजिट से ही काम चला लेना होता है। तो अगर आप ये पॉइंट के डिजिट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको होम में ये ऑप्शन मिलते हैं, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। अगर आप डेसिमल डिक्रीज करेंगे तो पॉइंट के बाद कम डिजिट बचेंगे, अगर इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा बचेंगे। ये दोनों इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल वाले ऑप्शंस होते हैं। अगला है कि आप एक्सेल में किस तरह से 2 अलग अलग फाइलों को कंपेयर कर सकते हैं, या एक ही टाइम पर दोनों फाइलों को ओपन करके और फिर आप कैसे उन दोनों फाइलों को एक साथ रखकर पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप 2 फाइलों को कंपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने 2 फाइलें खोल रखी हों। अभी एक फाइल तो यहाँ पर खुली हुई है, पर मैं दूसरी फाइल भी खोल लेता हूँ। मान लीजिए ये मैंने दूसरी फाइल
ये एक अलग मैंने दूसरी फाइल खोल ली जो कि अभी बिल्कुल खाली है, पर इसमें मैं कुछ कंटेंट्स डाल देता हूँ। हालांकि अंदर कंटेंट क्या पड़े हैं इससे मुझे फिलहाल तो अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी कंपेयर कर रहा होता है फाइलों को तो उसको शायद इन चीज़ों से मतलब होता है, पर फिलहाल मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस ये बताना है कि कंपेयर करना कैसे है। और मान लीजिए जो नई फाइल है उसके अंदर ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं इस तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों फाइलों को एक ही टाइम एक ही स्क्रीन पर रखकर मैं कंपेयर कर सकूं। तो इसके लिए जो हमें जो ऑप्शन मिलते हैं वो है, आप व्यू में आएंगे और व्यू के अंदर ये ऑप्शन होता है एक व्यू साइड बाय साइड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों शीट एक के नीचे एक यानी कि इस तरीके से खुल जाती है। और साथ ही साथ जब आप ये ऑप्शन चालू करते हैं तो इसके साथ इसी के ठीक नीचे वाला ऑप्शन चालू हो जाता है, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग वाला। इस सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग की मदद से दोनों फाइलें जो एक बार में खुल गई हैं यानी कि एक्सेल क्लास और ये बुक फर्स्ट, ये दोनों फाइलों को आप एक ही बार में मूव कर सकते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। अगर आप एक फाइल को नीचे या ऊपर करेंगे तो दूसरी फाइल में भी ऊपर नीचे शीट को होते हुए देखा जा सकता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग की वजह से हो रहा है। ये दोनों शीटें अपने ही आप हॉरिजॉन्टली खुलकर आई है। अगर आप इधर से इनके साइज कम कर दें तो आप इनको वर्टिकल भी देख सकते हैं। मान लीजिए इधर से मैंने इसे थोड़ा कम कर दिया और इधर से इसे भी थोड़ा कम कर दिया और इसके बाद मैंने इन दोनों की हाइट बड़ी कर दी। अब इससे मदद ये है कि आप इनको वर्टिकल डेटा के काम के यूज में ला सकते हैं। और अगर आपने अपनी विंडो की पोजीशन चेंज कर दी है और अब आप दोबारा से इनको वैसा ही करना चाहते हैं जैसा ये पहले थे, तो आप इस रीसेट विंडो पोजीशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ये दोबारा से वैसे ही हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। और अगर आप ये व्यू साइड बाय साइड पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन बंद हो गया और अब आपकी फाइल बिल्कुल वैसे ही खुल गई जैसे शुरू में थी। तो इस तरह से हम कोई भी दो फाइलें कंपेयर कर सकते हैं। अब हम अपना अगला और लास्ट टॉपिक देखते हैं इस क्लास का, जो है एक सैलरी शीट बनाना। नॉर्मली सैलरी शीट बनाते समय जो बातें आपको ध्यान रखनी होती है वो ये कि आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ की डिटेल और उनके अटेंडेंस की एक प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। यहाँ मैंने हर एम्प्लॉय जो कि काम करता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसकी एक एक दिन की अटेंडेंस लगा रखी है पूरे 1 तारीख से 30 तारीख तक। अगर वो लीव पर है तो L से मार्क किया है, अगर वो प्रेजेंट है तो P से, एब्सेंट है तो A से, और इसी तरीके से अगर वीकली वीकेंड यानी संडे है तो उसे हमने S से मार्क करना है। ये मैं S से मार्क कर देता हूँ। संडे के लिए यहाँ मैंने S का यूज करा है। जब भी कभी वीकेंड हो तो उस दिन को आप S से मार्क करेंगे। इस तरीके से अटेंडेंस मेंटेन करने के बाद किस आदमी ने कितने दिन प्रेजेंट किया, कितने दिन एब्सेंट किया, ये सब चीजें हम काउंट करके देखते हैं। और ये सब मैंने इधर साइड में बना रखा है। कुल मिलाकर कंपनी में कितने दिन काम हुआ है ये, या महीने में कितने दिन थे, ये मुझे पता लगाना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है काउंट ए। काउंट ए फॉर्मूला मतलब काउंट अल्फा न्यूमेरिक। ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब आपको नंबर्स के बीच में नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के बीच में काउंटिंग करानी हो, या नंबर्स के बीच में भी आप इसके थ्रू काउंटिंग करा सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे और जितने भी दिनों की आपने अटेंडेंस मार्क करी है वो सारा आप सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये फॉर्मूला आप यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला ऐसा बना। अब जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये मुझे बता देता है कि कुल मिलाकर 30 दिन काम हुआ है। ये बिल्कुल सही बता रहा है। नीचे आप इसे ड्रैग कर देंगे
मान लीजिए कोई काम बीच में ही छोड़कर चला गया तो उसके सारे सेल खाली होंगे, तो उसने सिर्फ 22 दिन ही काम किया है। और अब मुझे ये पता लगाना है कि चलिए जिसने जितने दिन इस महीने के जितने दिन भी काम किया है या वो यहाँ रहा है उसमें से प्रेजेंट कितने दिन है वो। तो ये क्या काम है कि इस रेंज में से मुझे सिर्फ पी ही गिनने हैं, तभी तो प्रेजेंट आएगा। तो ये काम हो गया काउंट करने का, पर एक कंडीशन के साथ। और इस तरह की चीज़ों के लिए फिर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है काउंट इफ। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन उसमें तरीका अलग था, इसमें तरीका अलग है। सबसे पहले तो आपको पूरी की पूरी रेंज देनी है जितनी अटेंडेंस है, कॉमा लगाना है, और क्योंकि अब वो क्राइटेरिया पूछता है तो आपको क्राइटेरिया देना है। पर क्राइटेरिया में पहले तो हम ऐसा कुछ डालते थे कि भाई ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ऐसा कुछ। पर अभी तो मेरे पास नंबर है ही नहीं, तो कंडीशन देने की बात ही नहीं आती है। क्राइटेरिया में हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी बता सकते हैं, जैसे मुझे सिर्फ पी गिनना है, इस रेंज के अंदर सिर्फ पी गिनना है, तो यहाँ पर ये ऐसा ही करता है, इसने सिर्फ पी गिनकर मुझे दिया। और कौन आदमी कितने कितने दिन प्रेजेंट है वो इसने गिन दिया। इसी तरीके से अगर एब्सेंट गिननी है तो काउंट इफ के अंदर आपको रेंज जो है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस वाले फार्मूला में से, क्योंकि फार्मूला लगभग सेम ही है। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ आके कंट्रोल भी करेंगे। प्रेजेंट नहीं बल्कि अब एब्सेंट गिननी है तो ए लगाया। इसी तरीके से अगर मुझे लीव गिननी है तो इसके लिए एल लगाना पड़ेगा। और अगर आपको संडे गिनने हैं तो संडे लगा देंगे। संडे के लिए आपको एस गिनने पड़ेंगे। और ये सब चीजें इसने मुझे बता दी। अब इन तीनों को मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो तीनों के फॉर्मूले सभी आदमियों के लिए अप्लाई हो जाएंगे। ये तो इतना काम तो आपका अटेंडेंस बनाने का हो गया, जितना भी आपको ये स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है। यहाँ मैंने ये 30 दिनों की अटेंडेंस बनाकर रख दी। अब हम आगे सैलरी का हिसाब लगाते हैं। हर आदमी जो कंपनी में काम करता है उसका एक बेसिस होता है कि वो किस हिसाब से काम कर रहा है, यानी प्रोडक्शन का टाइप जिसे हम कहते हैं क्या है। हो सकता है आपके कंपनी में पूरे आवर्स की सैलरी मिलती हो सकता है कि मिनट के हिसाब से या सेकंड के हिसाब से भी सैलरी का हिसाब रखा जाता हो, या दिनों के हिसाब से भी सैलरी का हिसाब रखा जाता हो। तो मान लीजिए यहाँ दिनों के हिसाब से सैलरी रखी जाती है और हर दिन की सैलरी 450 रुपये है, और ये सभी एम्प्लॉय के लिए है। तो आप इसको 450 डालने के बाद नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये सभी का आ जाएगा। इसके बाद बेसिक पे, यानी अगर एक दिन की 450 रुपये सैलरी है तो उस हिसाब से पूरे महीने की सैलरी क्या बनेगी। तो मैंने यहाँ क्या किया, 450 को जोड़ दिया जितने दिन वो आया था, जमा जितने संडे थे और जितने दिन पर वो लीव लेकर गया था, इतने दिनों की सैलरी इसको मिलेगी। तो 12,600 रुपये सैलरी बनी। और ये कुल मिलाकर जितने दिनों की सैलरी बनी है 12,600, वो है 28 दिन, क्योंकि 2 दिन एब्सेंट के नहीं मिले। टोटल 30 दिन थे, 23 और 1 24, 24 और 4 28। अब बेसिक पे के बाद हो सकता है कुछ लोगों की सैलरी शीट यहीं खत्म हो जाए या कुछ कंपनियों की सैलरी शीट यहीं खत्म हो जाए। पर बड़ी बड़ी सैलरी शीटों में देखने को मिलता है तो कंपनियां जो हैं सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉय को बेसिक पे से हटकर और भी दूसरी बहुत सारी चीजें देती है, जैसे कि HRA। HRA क्या होता है? HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट में काम करते हैं और इस स्टेट में एक कंपनी आपको हायर कर रही है, तो इसके लिए कंपनी आपको यहाँ रहने का खर्च या किराए के तौर पर कुछ और पैसे सैलरी से हट कर देती है। मान लीजिए कंपनी अपने हर एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा HRA देती है,
अगर उसकी बेसिक पे 15,000 से बड़ी होती है तो HRA दिया जाता है 2,000 रुपये का, और अगर 15,000 से बड़ी नहीं होती है तो HRA 1,500 का दिया जाता है। अगर 15,000 से बड़ी है तो 2,000 रुपये का HRA, अगर 15,000 से बड़ी नहीं है तो फिर 1,500 का HRA दिया जाता है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये इनका बेसिक पे 15,000 से ऊपर का नहीं बना तो इसलिए 1,500 ही दिखा रहा है। इसे आप नीचे ड्रैग कर दीजिए, सभी का 1,500 ही बन रहा है। इसके बाद DA क्या होता है? DA होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, और महंगाई भत्ता भी आमतौर पर कंपनी की तरफ से एक एक्स्ट्रा अलाउंस होता है जो बेसिक सैलरी से हटके मिलता है। मान लीजिए अगर बेसिक सैलरी अगर 13,000 से बड़ी होगी तो जो DA है वो 1,200 रुपये दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक और बार मैंने फॉर्मूला लगा दिया और मैंने कहा कि ये वाला फिर 10,000 से चेक करो। अगर 10,000 से ऊपर है तो क्या करना है, तो फिर 1,000 रुपये का, मान लीजिए थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं तो 1,400 रुपये का मान लीजिए DA मिलेगा। और अगर इससे भी कम है यानी 10,000 से भी नीचे है सैलरी तो फिर 2,000 रुपये का DA मिलेगा। ब्रैकेट बंद करेंगे 2 बार, क्योंकि 2 बार इफ लगाया है, और इसे अब आप नीचे ड्रैग कर देंगे। इसी तरीके से TA का फॉर्मूला है। तो TA मैंने लगाया कि भाई अगर जो बेसिक पे है और जो HRA है, ये इफ में ही हमें लगाना है, जो बेसिक पे है और जो HRA है, या मान लीजिए जो बेसिक पे है और जो DA है, ये दोनों मिलकर अगर 15,000 से बड़े हैं तो फिर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है TA यानी आने जाने का जो खर्च अलग से मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 15,000 से ऊपर वाली सैलरी पर 2,500 का मिलेगा, और अगर 15,000 से ऊपर नहीं है तो फिर 1,500 का मिलेगा। ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे और अब आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। इसके बाद है PF यानी प्रोविडेंट फंड। PF क्या होता है? तो PF जिस तरीके से हमने DA, TA और HRA निकाला, उसी तरीके से PF भी कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला एक अलाउंस होता है। और हालांकि ये आपको इस महीने की सैलरी में मिलता नहीं है, बल्कि इस महीने की सैलरी में मिलना होता है, पर मिलता नहीं है। उसे आपकी सैलरी में से निकाल कर आपके फ्यूचर के रिटायरमेंट या उसके बाद के लिए सिक्योर कर दिया जाता है। तो और ये बेसिक सैलरी का ही कुछ % होता है, जिसका जितना आपकी सैलरी में से काटा जाता है उसी का 2 गुना कंपनी अपनी तरफ से मिलाकर देती है। तो मान लीजिए PF का रूल ये है कि अगर बेसिक सैलरी इक्वल्स टू इफ, अगर बेसिक सैलरी बड़ी है 12,000 से, तो जो PF है वो PF बनता है 800 गुणे में 2, यानी 800 रुपये काटने हैं जो एम्प्लॉई है उसमें से, और कंपनी फिर उसका 2 गुना करके देगी एंड में जब रिटायरमेंट आती है, ऐसा कुछ भी। पर अगर 12,000 से ज़्यादा नहीं है तो मैंने एक और इफ का फॉर्मूला लगा दिया, और इस बार मैं कहता हूँ इफ, और इस बार मैं कहता हूँ कि अगर 12,000 से ज़्यादा नहीं है तो फिर 9,000 से ज़्यादा होगा। 9,000 से ज़्यादा होने पर जो आपका PF है वो PF मान लीजिए 1,200 गुणे में 2 कर दिया मैंने, और अगर 9,000 से भी कम है तो फिर 1,500
गुणे में 2 कर दिया, ब्रैकेट बंद 2 दफ़ा और एंटर कर देंगे तो ये प्रोविडेंट फंड 1600 बना, यानी 800 गुणे में 2। एम्प्लॉयर टैक्स इसी तरीके से होता है जो सरकार निकालती है, सरकार किसी भी एम्प्लॉय से वसूलती है। एम्प्लॉयर टैक्स आमतौर पर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इनकम टैक्स हो गया या और भी दूसरे तरह के टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अब एम्प्लॉयर टैक्स में क्या रूल है, तो एम्प्लॉयर टैक्स में ये है कि अगर बेसिक पे, इफ बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA मिलाकर, ये तीनों मिलाकर अगर 20,000 से ऊपर है तो इनकम टैक्स बनेगा 200 रुपये का, एम्प्लॉयर टैक्स बनेगा 200 रुपये का, नहीं तो 100 रुपये तो सभी ने देने हैं। एंटर कर देंगे तो ये मुझे निकाल कर दिखा देगा। यहाँ कॉमा लगाना भूल गए, ओके। तो ये मुझे 100 रुपये का टैक्स दिखाता है क्योंकि इन तीनों का जो जोड़ है वो शायद उतना ऊपर नहीं जा रहा है और ये शायद सभी के साथ है ऐसा, तो ये 100 रुपये ही दिखा रहा है। अगर इन तीनों का टोटल कहीं भी 20,000 से ऊपर जाएगा तो ये दिखा देगा। मान लीजिए मैं थोड़ी इस रकम में रियायत कर देता हूँ, 20,000 नहीं 15,000 कर देते हैं। अगर किसी का भी 15,000 से ऊपर गया तो उसे 200 रुपये का एम्प्लॉयर टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो 100 रुपये है। तो अब इस हिसाब से ग्रॉस यानी कुल मिलाकर क्या सैलरी बनती है इस महीने की, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है कि जो बेसिक पे है और जो HRA है और जो DA है, जो TA है, जो प्रोफेशनल प्रोविडेंट फंड है, ये सारा जोड़ दिया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस महीने की सैलरी में मिलनी होती है। तो कुल मिलाकर इतनी इतनी सैलरी इन अलग अलग लोगों की बनती है। और नेट सैलरी क्या होती है, ये तो था कि इतनी सैलरी इन्हें मिलनी थी, पर मिलेगी कितनी, तो मिलेगी जो ग्रॉस पे है उसमें से घटाना है पहले तो PF, क्योंकि PF अभी नहीं मिलता है, तब मिलता है जब आप जॉब छोड़ देते हैं या जब आप रिटायर हो जाते हैं। ये भी घटा दिया और साथ ही साथ इस महीने की सैलरी में से ये 200 रुपये और चले गए। एंटर करेंगे तो अब आपको इतनी, ये जो निकला ये नेट पे हुआ, यानी पेमेंट बन कितने की रही है, तो इतने की पेमेंट बन रही है सब कुछ मिलाने या घटाने के बाद। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सी साधारण सी सैलरी शीट। हालांकि मैं आपको कॉम्प्लेक्स मार्कशीट और सैलरी शीट भी आगे कराऊंगा, बट ये एक सिंपल सी सैलरी शीट थी। इसमें समझना क्या था, तो इसमें समझना था काउंटिव फंक्शन का एक दूसरा यूज, और साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एक सैलरी शीट में, हमने ये भी देखा। हालांकि इससे बड़ी बड़ी सैलरी शीट भी होती है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तो हमने शुरू ही किया है, पर फिर भी हम 4th क्लास में आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ खेलना शुरू करें, और जो हमने शुरू कर भी दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही हम अगली क्लासों के अंदर अब हम अपने अगले टॉपिक्स देखेंगे, और तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स के साथ प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के